हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम पे। पार्ट 1 जिसमें हमने सोलर सिस्टम के उन सभी प्लैनेट्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम इन सभी प्लैनेट्स और उनका हेड जो सन है, उन सभी के कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और अपनी लर्निंग को और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो इसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा सोलर सिस्टम का जो हेड है सन पे हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये फिगर सन और इसके कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। जैसा कि हम बता दें कि जो सन का जो सबसे पहला अगर हम स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं मास। सन का अगर हम मास देख रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि सन लगभग 99.98% टोटल मास सोलर सिस्टम का ये अकेले होल्ड करता है। अगर उसके बाद से अगर हम बात करें सन के जो दूसरे स्पेसिफिक फैक्ट पे, तो वो आपका हो जाता है साइज। अगर हम सन के साइज की बात करें तो सन लगभग 109 गुना अर्थ से बड़ा है। ये नंबर आप सोच सकते हैं, अगर हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सन कितना बड़ा हो सकता है। लगभग 109 गुना ये अर्थ से हमारी बड़ी है। इसके बाद से अगर हम दूसरी बात करें तो सन के स्फेयर्स की, सन के कितने स्फेयर्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम हम हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो सन का जो पहला स्फेयर है, जो हम दोपहर के समय जो लाइट को देखते हैं, तो उस सन के उस लाइट वाले पोर्शन को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जो हम उसको देख पाते हैं। तो जो सन का जो लाइट वाला जो पोर्शन होता है, जिसको हम लाइट स्फीयर कह सकते हैं, वो होता है हमारा फोटोस्फीयर। फोटो मीन्स लाइट एंड स्फीयर मीन्स एक लेयर, एक सतह। तो इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाद से हम आ जाते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या होता है? तो क्रोमोस्फीयर इसका अर्थ सन का क्या है? सरफेस लेयर है। क्रोमोस्फीयर सन का सरफेस लेयर है। क्रोमोस्फीयर को हम कब देख सकते हैं? तो मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम, जब सन की जो लाइट होती है वह कम होती है, और जब सन की लाइट कम होती है तो उस स्फीयर को, जो स्फीयर दिखाई देती है, जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, हम उसको क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दो चीजें उभर करके आती हैं कि एक तो फोटोस्फीयर हम जो जब सन दोपहर में जब हमारे हेड के ऊपर होता है, उस वक्त जो स्फीयर दिखाई देती है, हम उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम और शाम के समय जब सूर्यास्त होती है, उस वक्त हमें क्रोमोस्फीयर दिखाई देती है। तीसरी जो स्फीयर है उसको हम कहते हैं कोरोना या किरीट। ये कब दिखाई देती है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है तो टेम्परेचर जब बढ़ जाती है, और उस वक्त जो दिखाई देता है स्फीयर, उसको हम कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं। कोरोना या किरीट। इसके बाद से अगर हम बात करें सन के गैसियस कंपोजिशन की, सन का जो गैसियस कंपोजिशन है वो इस प्रकार है। सन में लगभग 75% हाइड्रोजन, 29% हीलियम और 1% अदर गैसेस पाए जाते हैं। सन का जो इंटायर एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा प्राप्त होता है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है और उससे सन को एनर्जी मिलती है। सन का जो एंटायर एनर्जी सोर्स है वह है न्यूक्लियर फ्यूजन। सन का जो टेम्परेचर है दोस्तों, सन के टेम्परेचर पे बात करते हैं। सन का जो टेम्परेचर है वह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो पर ईयर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते जा रहा है। और इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो लगभग पारा जो है 50 के पार पहुंच चुका है, और सिर्फ पारा अभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम मरने के कगार पर आ गए हैं। लोग गर्मी के मारे, टेम्परेचर के वजह से मर रहे हैं। तो यहाँ की जो टेम्परेचर है वह कितनी है? 6000 है। तो 6000 पे क्या हो सकता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाते हैं सन के नियरेस्ट स्टार पे। तो
तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सन का जो नियरेस्ट स्टार है उसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। सन के बाद आ जाते हैं हम मरक्यूरी पे, जो क्या है फर्स्ट नंबर की प्लेनेट है, जो सन से नियरेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम की, और क्या है हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों से। तो सबसे पहले हम मरक्यूरी की बात करते हैं। मरक्यूरी की स्पेसिफिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम आज आ जाते हैं मरक्यूरी के रिवॉल्यूशन पे। रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है? रोटेशन किसी भी प्लैनेट के एक्सिस से घूम करके पुनः उस एक्सिस पे आ जाना रोटेशन है। मींस प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपने एक जगह से एक्सिस से वह घूम करके पुनः उसी एक्सिस पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम रोटेशन कहते हैं। यह सबसे सिंपल तरीका है समझने का। जैसे समझ जाइए कि अगर एक प्लैनेट है, अगर एक ये प्लैनेट है, प्लैनेट का ये एक्सिस है, एक्सिस है। प्लैनेट, सभी जो प्लैनेट्स होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, और नेपच्यून जो है वह फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। तो ये सभी जो प्लैनेट्स हैं अपने इस एक्सिस से रोटेट करते 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 और ये फिर पुनः एक्सिस पे आ जाते हैं, और ये हमारा एक डे कंप्लीट होता है। अगर अर्थ की अगर हम बात करें रोटेशन की, तो अर्थ यहाँ से एक्सिस से रोटेट करते करते और ये पुनः जब यहाँ तक फिर आ जाता है तो हमारा एक दिन पूरा हो जाता है, 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो वैसे ही मरक्यूरी का जो रोटेशन होता है और रिवॉल्यूशन होता है। तो रोटेशन हम समझ गए, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन वह प्रक्रिया है जब एक प्लैनेट सन की कंप्लीट एक चक्कर लगाती है, सन का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में मरक्यूरी जो है एक रिवॉल्यूशन में लगभग 88 दिन का समय लेता है। मतलब कि मरक्यूरी पे अगर हम चले जाएं तो वहां पे सिर्फ 88 दिन में एक साल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मरक्यूरी के डायमीटर की। तो मरक्यूरी लगभग 4879 किलोमीटर की डायमीटर रखता है। इसके बाद अगर हम इसकी तीसरी स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें, तो तीसरा जो इसका स्पेसिफिक फैक्ट ये है कि यह अपने दोनों साइड से रबर के जैसे तना हुआ है। क्यों तना हुआ है? तो इसका एक कारण यह है कि ये सन से नियरेस्ट प्लैनेट है, और सन का जो पुलिंग फोर्स है, सन का जो क्या है पुलिंग फोर्स है, यह दोनों साइड से मरक्यूरी को खींच करके रखा हुआ है। और इसके वजह से जो इसका शेप है उसको हम जियोमेट्रिक एल्बेडो ये कह सकते हैं, जो कि जियोमेट्रिक एल्बेडो इसका है 0.142। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो टेम्परेचर है, देखिए जो मरकरी हम क्या कह सकते हैं कि मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। तो जाहिर सी बात है अगर सन का जो टेम्परेचर है वो अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका जो नियरेस्ट होगा वह भी काफी हॉटेस्ट होगा। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम मान करके चलते हैं तो वह लगभग 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड मान करके चलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। अगर हम इसकी बात करें इसके टेम्परेचर की, तो मरकरी जितना ही दिन में गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडी हो जाती है। मरकरी का एक ये भी स्पेसिफिक फैक्ट है कि इसका जो रात का जो टेम्परेचर होता है वह माइनस में चला जाता है, और जो दिन की जो टेम्परेचर होती है वह कैसी होती है? वह होती है उसकी लगभग 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद से अगर हम बात करें इसकी एक और स्पेसिफिक फैक्ट जो हमें जाननी जरूरी है, वह ये है मेराइनर 10 के बारे में। मेराइनर 10 क्या है? तो मेराइनर 10 एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो मरकरी के पास से गुजरी थी। मरकरी के बाद से हम सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं। जो सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है उसका नाम है वीनस। वीनस की अगर हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात करें जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो सबसे पहला जो स्पेसिफिक फैक्ट होगा, हम वीनस को कहते हैं क्या? ये अर्थ की ट्विन सिस्टर है।
हम वीनस को अर्थ ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कह सकते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम के साथ साथ वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, और क्या है, अर्थ ट्विन सिस्टर भी है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम वीनस की जो स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात करें तो हम आ जाते हैं वीनस के डिस्टेंस पे। तो वीनस का जो डिस्टेंस है वह सूर्य से लगभग 72 से 75 मिलियन माइल्स की दूरी पर वीनस सूर्य से स्थित है। वीनस और मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। क्यों कोई सैटेलाइट नहीं है? इसका भी कारण सन का जो पुलिंग फोर्स है, ये दोनों सन के नियरेस्ट प्लैनेट है और इसके लिए सन क्या करता है, इनके सैटेलाइट्स को अपनी पुलिंग फोर्स से खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और इनके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सन में जाकर के मिल जाते हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है। वीनस के बाद से जो तीसरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम की, वह आ जाती है हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ। अर्थ के बारे में भी हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट जान लेते हैं कि क्यों अर्थ सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, यहाँ पे अर्थ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यही एक प्लैनेट है जहाँ पे हमारा जीवन संभव है। इसके अलावा किसी भी अन्य प्लैनेट पे जीवन संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जल भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है और अन्य गैसेस भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी पाए जाते हैं। तो सबसे जो पहला स्पेसिफिक फैक्ट होगा वह यही होगा कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज पॉसिबल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थ को हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की अधिकता होती है, यहाँ पे पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ब्लू प्लैनेट के बाद से हम अर्थ को ग्रीन प्लैनेट भी कह सकते हैं। ग्रीन प्लैनेट किस आधार पे कह सकते हैं? तो अर्थ पे पाई जाने वाली इकोलॉजी, इकोसिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन जो हम देखने को हमें मिलता है, इसके लिए हम अर्थ को ग्रीन प्लैनेट भी कह सकते हैं। ग्रीन प्लैनेट के साथ साथ हम अर्थ को और क्या कहेंगे? तो अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्थ के साइज पे। तो अर्थ को, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि अर्थ क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। अर्थ की अगर साइज की बात करें तो अर्थ 5वीं सबसे बड़ी ग्रह मानी जाती है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, वो है हमारा मून। अर्थ का क्या है? एक सैटेलाइट है, वो है मून। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थ के एक्सियल टिल्ट पे। एक्सियल टिल्ट क्या होता है? अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं है, अर्थ थोड़ा झुका हुआ है। जैसा कि हम ग्लोब में देखते हैं, अर्थ थोड़ा झुका हुआ है, तो इसका जो झुकने का जो कोण है, झुकने का जो एंगल है, वह आता है 23.4 डिग्री के अंश पे ये झुका हुआ है। तो इसका जो एक्सियल टिल्ट है वह है 23.4 डिग्री। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वह होता है हमारा समर सोलिस्टाइस एंड विंटर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस क्या होता है? तो यह समर सोलिस्टाइस गर्मी के दिनों में आता है और विंटर सोलिस्टाइस विंटर के दिनों में आता है। मतलब समर सोलिस्टाइस 21 या 22 जून को देखा जाता है, जब सन जो होता है, सन हमारे ओवरहेड पे होता है। तो समर सोलिस्टाइस कब होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक इमेजिनरी लाइन है, वहां पे हम इसको देख सकते हैं कि यह क्या होता है कि 21 या 22 जून को सन हमारे ठीक ओवरहेड पे आ जाता है। 21 या 22 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 या 22 जून को जो सन होता है वह हमारे बिल्कुल ओवरहेड पे होता है। और इसी
इसी दिन को हम समर सोलिस्टाइस के नाम से जानते हैं। वैसा ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में विंटर सोलिस्टाइस होता है, जो 22 या 23 दिसंबर को देखने को मिलता है। कहाँ पे? सॉदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये होते हैं हमारे समर सोलिस्टाइस एंड विंटर सोलिस्टाइस। अर्थ के बाद से जो चौथे नंबर की प्लैनेट आती है वो आती है मार्स, जिसपे हमारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं यह तलाश करने के लिए कि क्या यहाँ पे भी जीवन संभव है या नहीं। क्यों ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जीवन की तलाश की जा रही है? क्यों? क्योंकि इसका भी जो एक्सियल टिल्ट है वह सेम एज अर्थ है, जो कि है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड के कोण पे ये भी झुका हुआ है। और ये भी जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इसका भी जो सरफेस है वह रॉकी सरफेस है। इसके साथ साथ जो वैज्ञानिकों ने देखा है, यहाँ पे पाया है कि यहाँ पे भी कहीं कभी ना कभी यहाँ पे क्या है, चैनल्स पास हुए हैं। यहाँ पे अर्थ के जैसे रिवर्स पास हुए हैं, वाटर फ्लो हुआ है। इसके लिए वैज्ञानिक ये जानने की लगातार कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है। तो चलते हैं मार्स की कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स पे। तो मार्स का जो पहला स्पेसिफिक फैक्ट हम यही देख सकते हैं कि इसका जो एक्सियल टिल्ट है वह अर्थ के समान है, जो है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद से हमारा रोटेशन पे आ जाते हैं। और अर्थ का जो रोटेशन होता है वह 24.6 आवर्स का होता है। वैसे ही सेम मार्स भी कितना समय लेता है? 24 घंटे और 37 मिनट। मतलब मार्स पे कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे और 37 मिनट। इसका जो रिवॉल्यूशन होता है वह एक कंप्लीट चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो वह लगभग अर्थ डे के 687 दिन लेता है एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए। सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर 687 दिन में पूरे होते हैं। किसके? मार्स के। इसके बाद से हम कह सकते हैं कि जो मार्स है इस पे अर्थ के जैसे सेवरल चैनल्स पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि यहाँ पे भी कभी ना कभी रिवर्स फ्लो किए हैं, यहाँ पे भी कभी ना कभी वाटर फ्लो हुआ है। इस पे लगातार रिसर्च जारी है। इसके लिए मंगलयान भी भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 2013 में। इसके बाद से हमारी इसकी जो स्पेसिफिक फैक्ट है मार्स की वह यह है इसकी स्केप वेलोसिटी। स्कीप वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अगर हम मार्स से लगभग 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम जाते हैं तो हम उसके वेलोसिटी से बच सकते हैं। इसके वेलोसिटी से बच सकते हैं। इसके बाद से जो अर्थ के टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं, मार्स के टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं। तो मार्स का जो टेम्परेचर है वह लगभग -123 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो हॉटेस्ट डे होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद से 32 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसके बाद हम इसके दो फीचर्स पे बात कर लेते हैं। पहला फीचर है कि मार्स पे एक कैनियन पाया गया। कैनियन, उसका नाम क्या है? तो वैली मेरिनेरिस। ये एक क्या है? लार्जेस्ट कैनियन है। किसका? सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट कैनियन क्या है? तो वैली मेरिनेरिस। इसके बाद से यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो पाया गया। हाईएस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम पाया गया, जो लगभग माउंट एवरेस्ट के 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगभग कितना 8,848 या फिर समथिंग और मानी जाती है। इसके 3 गुना है, जिसका नाम क्या है? ओलंपिस मॉन्स एक वहां मार्स की जो है हाईएस्ट वॉल्केनो है। सिर्फ मार्स की नहीं, सोलर सिस्टम की ही हाईएस्ट वॉल्केनो है, जिसको हम कहते हैं ओलंपिस मॉन्स, जो लगभग माउंट एवरेस्ट के 3 गुना बड़ा है। मार्स के बाद से हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह पे, जिसका नाम है जुपिटर। इसके बारे में भी हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स जान लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।
इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स में सबसे जो पहला स्पेसिफिक फैक्ट है हम यही कहेंगे कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके सैटेलाइट पे। लगभग 80 सैटेलाइट्स इसके पाए जाते हैं। इसके सैटेलाइट्स में वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का जो विचार है जुपिटर के सैटेलाइट्स को लेकर के वह अलग अलग है। इसके बाद से हम कह सकते हैं कि जो इसका जो अदर स्पेसिफिक फैक्ट है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वह यह है कि जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस। यह लगभग क्या है कि इसका जो रोटेशन है वह सबसे तेज गति से होता है, लेकिन फिर भी इसका जो रिवॉल्यूशन है उसमें काफी समय लगता है और जुपिटर के रिवॉल्यूशन में लगभग 11.86 अर्थ ईयर्स लगते हैं। मतलब कि जुपिटर अगर एक चक्कर लगाए, एक रिवॉल्यूशन लगाए, टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाए अगर अर्थ सन का, तो लगभग 11.86 साल लग जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसके डायमीटर की, तो डायमीटर पे अगर हम बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो भी काफी बड़ा है। लगभग 1,42,984 किलोमीटर का एक बड़ा डायमीटर जुपिटर का है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेरिक गैसेस की, तो हाइड्रोजन और हीलियम की जुपिटर पे अधिकता पाई जाती है। इसका एक रिंग होता है जो जुपिटर है, जुपिटर का क्या है, एक रिंग है, एक क्या है, रिंग है। और उस रिंग की जो डिस्कवरी हुई थी वह 1979 में हुई थी। मींस जो डिस्कवरी हुई उसकी कब हुई, 1979 में। और जिसने डिस्कवरी की थी वो था वोयेजर 1 स्पेस प्रोब। वोयेजर 1 स्पेस प्रोब के द्वारा सन 1979 में जुपिटर के रिंग की डिस्कवरी हुई थी। इसका जो एक और स्पेसिफिक फैक्ट है वह यह है कि जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट और स्टार दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। सोलर सिस्टम की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रह है उसका नाम है सैटर्न। यह सोलर सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी ग्रह है और इसका जो सबसे स्पेसिफिक फैक्ट ये है कि इसका जो रिंग है इसको एक यूनिक विजुअलिटी देता है। जैसा कि हम देखते हैं सैटर्न का जो स्ट्रक्चर होता है, यह सैटर्न है। इसका जो रिंग है यह इसको विजुअलिटी में क्या करता है, एक यूनिकनेस लाता है। इसके लिए हम इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसका जो दो नाम है वह हम कह सकते हैं कि इसको ग्लोब ऑफ गैसेस कहते हैं, ग्लोब ऑफ गैसेस, और हम कहते हैं गैलेक्सी लाइक प्लैनेट एंड ग्लोब ऑफ गैसेस। इसमें जो गैसेस की अधिकता होती है इसमें भी जुपिटर जैसे इसमें भी हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है इसके एटमॉस्फेयर पे। और इसका जो लार्जेस्ट प्लैनेट है उसका नाम, इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। और जैसा कि हमने जुपिटर में देखा कि जुपिटर के भी जो सैटेलाइट्स हैं वह अन्य लोगों ने अलग अलग विचार दिए, वैसे ही इसके भी सैटेलाइट्स की बात करें तो लगभग 84 सैटेलाइट्स हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी वेरिएशंस पाए जाते हैं। हम बात कर लेते हैं यूरेनस की। यूरेनस क्या है, तो यूरेनस 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हम अगर इसके अदर स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में जानें तो सबसे पहले हम ये बता दें कि 18वीं शताब्दी से पहले हम यूरेनस को नहीं जानते थे। 18वीं शताब्दी में जो एस्ट्रोनॉमर्स हुए उन्होंने इसको फेंट ब्लूइश कलर के डिस्क के रूप में एक टेलीस्कोप से देखा और पता लगाया और इसका नाम दिया यूरेनस। मतलब कि इसकी जो डिस्कवरी हुई वह लगभग 18वीं शताब्दी में हुई और यह टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया एक फेंट ब्लूइश ग्रीन डिस्क के रूप में। इसका जो वेट है और इसका जो साइज है हम कह सकते हैं
कि यूरेनस इज 50 टाइम्स लार्जर देन अर्थ एंड 15 टाइम्स हैवियर देन अर्थ। मतलब कि यह 50 गुना बड़ा है और 15 गुना हेवी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह अदर प्लैनेट्स के जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अदर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वह फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, तो ये हमारा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। और इसके पास लगभग 5 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं? तो 5 सैटेलाइट्स मौजूद है। अगर हम लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम की बात करें तो हम बात करेंगे नेपच्यून की। तो नेपच्यून की जो सबसे पहली स्पेसिफिक फैक्ट ये है कि नेपच्यून रिजेंबल्स द यूरेनस। मतलब क्या कि नेपच्यून जो है वह क्लोजली रिजेंबल करता है किस प्लैनेट को? यूरेनस को। नेपच्यून थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि यह एक जोवियन प्लैनेट है, यह आउटर रिंग में पाया जाता है। और इसके बाद से इसकी जो डिस्टेंस है वह लगभग 2.795 बिलियन माइल्स है। तो ये रही आज की हमारी विस्तृत चर्चा सोलर सिस्टम पे। आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना ना भूलें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।